गरीब बहू का चलता फिरता जुगाड़ू घर में ससुराल। शिवपुर गांव में कमला की बहू कविता झोपड़ी की छत पर बैठकर छत ठीक कर रही है तो वहीं बड़ी बहू पूजा घर के बाहर झाड़ू लगा रही है। अरे ओ कविता, इतनी ठंड में छत के ऊपर क्या कर रही हो? माँ जी, हमारी झोपड़ी का छप्पर उड़ गया है, मैं उसी को ठीक कर रही हूँ। अगर ऐसे ही इसे छोड़ दिया तो इस ठंड में झोपड़ी में रहना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा माँ जी, मैंने ही कविता को कहा है छत ठीक करने के लिए। छप्पर उड़ जाने की वजह से कल पूरी रात झोपड़ी में ठंड लगती रही, इस वजह से मुझे सर्दी लग गई। अच्छा अच्छा। अरे पूजा बहू, संभाल खुद को। माँ जी, मैंने छत पर प्लास्टिक की शीट लगाकर उस पर अच्छे से मिट्टी और गोबर पोत दिया है। अब इसके ऊपर जब मैं सूखी घास रख दूंगी तो ये और मजबूत हो जाएगी। मेरी दोनों जुगाड़ बहू कमाल की है। मुझे यकीन है तुम दोनों के जुगाड़ से इस बार हमारी ठंड भी आराम से निकल जाएगी। कविता, तुम्हारा काम हुआ कि नहीं? अभी हमें लकड़ियाँ काटने और सूखी घास इकट्ठा करने के लिए जंगल भी जाना है। जी दीदी, मेरा काम तो हो गया है, चलिए लकड़ी काटने के लिए चलते हैं। पूजा और कविता दोनों कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जाती हैं। जंगल में काफी बड़े बड़े पेड़ थे और हवाएं साए साए करके चल रही थी। बाप रे, आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है, मैं तो यहीं खड़ी खड़ी जम जाऊंगी। अरे पगली, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम सुबह से छत पर काम कर रही हो ना, इसलिए शायद तुम्हें ज्यादा ठंड लग गई है। लेकिन चिंता मत करो, घर चलकर मैं तुम्हें अच्छी सी कड़क चाय बना कर दूंगी तो तुम्हारी सर्दी चली जाएगी। इस कड़कड़ाती ठंड में आप ही मेरा सहारा हो दीदी। पूजा लकड़ी काटती है और कविता सूखी घास इकट्ठा करती है। काम खत्म होने के बाद दोनों अपने घर वापस आ जाती हैं। सुबह से घर के बाहर रहने की वजह से सर्दी ने कविता की हालत खराब कर दी। बहुत जोरों की ठंड लग रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। दीदी, ये ठंड तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, लग रहा है आज ही भगवान को मैं प्यारी हो जाऊंगी। अरे पगली, ऐसी बात क्यों कह रही है? तेरी जेठानी है ना, देख मैं तेरे लिए खड़े मसाले डालकर कितनी अच्छी कड़क चाय तैयार की हूँ। तू ये गर्मा गर्म चाय पी, तेरी सर्दी भाग जाएगी। पूजा कविता को डांटते हुए चाय पीने के लिए देती है और कविता धीरे धीरे फूंक फूंक कर चाय गर्मा गर्म पीती है। पता है कविता, ऐसी चाय मेरी नानी बनाया करती थी, जिसे पीकर हमें कभी भी ठंड नहीं लगती थी। आप सही कह रहे हो दीदी, इस चाय को पीकर काफी आराम मिल रहा है, शरीर में ताजगी महसूस हो रही है। आज खाने में क्या बनेगा? तुम्हारे ससुर जी और मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। सास की बात सुनकर पूजा चावल और आटे के डिब्बे को झांकती है, लेकिन उसे पकाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता है। माँ जी, चाय बनाने के लिए तो हमारे घर में थोड़ा बहुत सामान था तो मैंने चाय बना दी, लेकिन खाना बनाने के लिए घर में कुछ भी नहीं है, सारे डिब्बे खाली हैं। हमें राशन लेकर आना पड़ेगा। राशन भी खत्म हो गया? पता नहीं अब इतनी ठंड में हमारा गुजारा कैसे होगा। माँ जी, आप परेशान मत होइए, मैं बनिए की दुकान में जाती हूँ और वहाँ जाकर उधार में राशन ले आऊंगी। शाम को जब रोहित जी पैसे लेकर आएंगे तो उधार वापस कर दूंगी। कविता राशन लेने के लिए बनिए की दुकान में जाती है। भाई जी, घर में राशन खत्म हो गया है, अगर आप थोड़ा सा राशन उधार में दे देते तो अच्छा होता। अरे तुम लोगों ने मेरी दुकान को समझ क्या रखा है? जब देखो मुंह उठाकर उधार में राशन लेने के लिए चले आते हो। अरे मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को अब उधार में कुछ नहीं देने वाला। ऐसा मत कहो भाई जी, बोलो तो मैं तुम्हारी दुकान में झाड़ू पोछा कर देती हूँ, इसके बदले तो मुझे राशन दे देना। कविता को रोते हुए देखकर बनियों को उस पर दया आ जाती है। अच्छा चल ठीक है, तू अच्छे से मेरी दुकान की सफाई करके उसे चमका दे, फिर मैं तुझे राशन दे दूंगा। थैंक यू भाई जी, इससे बहुत मदद हो जाएगी। कविता बनिया की दुकान में झाड़ू लगाती है और फिर पोछा लगाने के लिए नल से पानी भरती है। हाय दैया, ये पानी है या बर्फ? इतना ठंडा है, इतने ठंडे पानी से मैं दुकान में पोछा कैसे लगाऊंगी? क्या हुआ कविता, जल्दी कर, मुझे दुकान में सामान रखवाना है। घर में आज सुबह से खाने के लिए कुछ नहीं बना है। हम बड़े लोग तो चलो भूख बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन भूख की वजह से रवि और चिक्की की तबीयत खराब हो सकती है। अब चाहे जितनी भी ठंड हो, मैं पोछा लगाऊंगी। कविता अपने कांपते हाथों से बनिए की दुकान के कोने कोने को पोंछती है और दुकान को पूरा चमका देती है। अरे ओ वाह कविता, तूने तो मेरी दुकान को बहुत अच्छे से साफ किया है, ले ये राशन ले जा। कविता ठंड में कांपते हुए राशन लेकर घर आ जाती है। कविता, तू कहाँ रह गई थी? राशन लेने गई थी कि पड़ोसी से गप्पे मार रही थी? राशन लाने में इतना टाइम लगता है क्या? नहीं माँ जी, मैं पड़ोसियों से गप्पे नहीं मार रही थी। बनिए ने उधार में सामान देने से मना कर दिया था, इसलिए मैंने उसकी दुकान में झाड़ू पोछा कर दिया और उसके बदले उसने मुझे राशन दिया। माफ करना कविता, मैंने तुझे डांटा। इतनी ठंड में तू झाड़ू पोछा करके आई है ताकि हमारे घर में खाना बन सके, और मैं हूँ कि अपनी बहू को गलत समझ रही थी। माँ जी, इन बातों को छोड़िए,
घर परिवार में इस तरह की थोड़ी बहुत गलतफहमी हो जाती है। अच्छा है मेरी बहू इतनी समझदार है। पूजा बहू, तू कविता से राशन लेकर खाने के लिए कुछ बना दे। पूजा सबके लिए खाना बना देती है। ऐसे ही देखते देखते शाम हो जाती है तो पूजा और कविता के पति अनिल और रोहित भी घर आ जाते हैं। अरे बहुत ठंड लग रही है पूजा, जल्दी से गर्मा गर्म खाना दो, भूख भी बहुत लगी है। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना निकालती हूँ। कविता सबके बैठने के लिए चटाई बिछाती है और पूजा सबके लिए खाना परोसती है। क्या भाभी, आज भी वही पानी वाली दाल और रोटी? कभी तो कुछ अच्छा बना लिया कीजिए। अब तो हद हो गई पूजा, जब से ठंड का मौसम शुरू हुआ है तब से तुम यही दाल रोटी खिला रही हो, कभी तो कुछ अच्छा खिलाया करो। आप लोग जेठानी जी पर दाना पानी लेकर क्यों चढ़ रहे हैं? और आप दोनों तो आज राशन लाने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? क्या बताऊं कविता, आज हमारे गैराज के मैनेजर हमें पैसे देने वाले थे, लेकिन आज वो काम पर आए ही नहीं। वो 2-3 दिन के लिए शहर गए हैं गाड़ी का पार्ट पुर्जा लाने के लिए, तो जब वो आएंगे तब हमें पैसा मिलेगा। आप लोग खुद तो पगार लेकर आए नहीं हैं और खाने की बुराई कर रहे हैं। आपको पता भी है घर में राशन खत्म हो गया था, सुबह से घर में खाना नहीं बना है। और वो तो अच्छा हुआ कि मैं किसी तरह बनिए की दुकान से राशन ले आई हूँ। मुझे माफ कर दो पूजा, हम लोग इतना काम करने के बाद भी घर में इतने पैसे नहीं लाते कि हमारे घर में 2 टाइम खाना बन सके, और यहाँ मैं खाने की बुराई कर रहा हूँ। नहीं जी, ऐसी बातें मत कीजिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप और देवर जी तो इतनी मेहनत करते हैं। अनिल और रोहित दोनों एक गैराज में काम करते थे। दोनों बहुत ही अच्छे मैकेनिक थे। गाड़ी में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो दोनों भाई उसे ठीक कर देते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उनके गांव में लोगों के पास ज्यादा गाड़ियां नहीं थी, इसीलिए उन्हें ज्यादा काम नहीं मिलता था। बच्चों, रात बहुत हो गई है, तुम लोगों का बात करना अगर हो गया हो तो सो जाओ। अनिल और रोहित, तुम्हें कल सुबह काम पर भी जाना है। ठीक है माची, मैं जल्दी से सबके सोने के लिए बिस्तर बिछा देती हूँ। अरे क्या बिस्तर लगाओगी तुम बहू, बिस्तर के नाम पर तो हमारे घर में कुछ भी नहीं है। अरे चटाई के ऊपर एक पतली सी चादर बिछा देने से क्या सर्दी भाग जाती है? ससुर जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे पास न बिछाने के लिए कुछ है और न ओढ़ने के लिए। एक रजाई है, वो भी जगह जगह से फटी हुई है। पिछले साल जब तुम्हारे ससुर जी बीमार हुए थे अभी मैंने दोनों से कहा था कि एक रजाई ले लो, लेकिन दोनों ने मेरी बात टाल दी। इस बार तो और ज्यादा ठंड पड़ने वाली है। माँ, आप कैसी बात कर रही हैं? कम से कम आपको तो समझना चाहिए कि हम कितनी मुश्किल से काम करके पैसे ला रहे हैं। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद भी हम दोनों भाई मिलकर दिन का 400 रुपए ही कमा पाते हैं। 400 रुपए में हम 8 लोगों का पेट भरे या फिर रजाई लेकर आए। ये सारी बातें छोड़िए, ठंड काफी बढ़ रही है, मुझे लगता है हमें सो जाना चाहिए। कल मैं रजाई और बिस्तर का कोई जुगाड़ लगाती हूँ। पूजा की बात सुनकर सभी सोने के लिए चले गए। एक रजाई में सभी लोग जैसे तैसे सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि किसी को नींद नहीं आ रही थी। बहुत जोरों की ठंड लग रही है माँ, मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं, कुछ करो ना माँ। माँ मुझे तो ठंड लग रही है, मुझे नहीं सोना है ऐसे। बच्चों तुम लोग ऐसे रो मत, छोटी माँ अभी तुम लोगों के लिए कोई जुगाड़ लगाती है, रुको। कविता ठंड में कांपती हुई बिस्तर से बाहर आती है और फिर चूल्हे में थोड़ा सा कोयला जला देती है, जिससे पूरे घर में गर्मी हो जाती है। ये तुमने बहुत ही अच्छा जुगाड़ लगाया, कम से कम अब तो हम सो पाएंगे। कविता बिस्तर पर आ जाती है और सभी के साथ सो जाती है। कविता और उसका परिवार पहाड़ वाले इलाके में रहते थे, इसलिए रात में वहां अक्सर बर्फीली हवा चलती थी। आज हवा का झोंका इतना तेज था कि आधी रात को कविता के घर की आधी छत टूट जाती है। बस यही होना बाकी था, पता नहीं हमारे साथ और क्या क्या होगा। माँ जी बहुत जोरों की ठंड लग रही है, ठंडी ठंडी हवा तो सीधे हमारे घर में आ रही है। अब हम लोग करें तो क्या करें, अब हम लोग करें भी तो क्या करें। काश मैंने समय रहते घर की छत ठीक कर दी होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। देखिए इस तरह परेशान होकर तो कुछ नहीं होने वाला, आज हमें किसी तरह ऐसे ही रात बितानी पड़ेगी, इसलिए मैं जा रही हूँ चूल्हा जलाने। आप लोग सभी चूल्हे के पास बैठ जाइए, इससे ठंड कम लगेगी और रात काटना भी आसान हो जाएगा। बर्फीले तूफान के बीच पूरा परिवार जैसे तैसे करके रात बिताता है। सुबह होते ही पूरे परिवार को सर्दी लग जाती है। अरे लग रहा है मेरी खांसी फिर से शुरू हो गई है। अच्छू, अच्छू, अच्छू। कविता लग रहा है तुम्हें फिर से सर्दी लग गई है, रुको मैं आप लोगों के लिए सर्दी भगाने वाली चाय बनाती हूँ, कम से कम इसे पीकर आप लोगों को थोड़ा आराम मिलेगा। पूजा जल्दी से सबके लिए चाय बनाती है और सभी को पीने के लिए देती है। सभी लोग रात की बची रोटी नमक तेल लगाकर खाते हैं। अनिल और रोहित दोनों काम पर चले जाते हैं। पूजा दीदी
हमारे पास तो पहले से ही बिस्तर नहीं था, अब घर की छत भी उड़ गई है, हम लोग कैसे रहेंगे? पता नहीं कविता, मैं भी वही सोच रही हूँ। कल तुमने इतनी मेहनत से जुगाड़ लगाकर छत ठीक किया था, लेकिन वो जुगाड़ भी बेकार हो गया। कुछ दिन पहले अनिल जी और रोहित जी गैराज से पतली टीन की शीट लेकर आए थे। अगर हम किसी तरह उस टीन शीट को छत पर लगा दे तो शायद वो ठंडी हवा से नहीं उड़ेगी। पूजा अपने घर के पीछे की तरफ जाती है जहाँ उसके पति और देवर गैराज से लाई बेकार के भंगार को रखते थे। पूजा उस भंगार में से टीन की एक शीट लेती है और उसे लेकर घर के सामने आ जाती है। दीदी, आप इस भंगार से क्या करने वाली है? कविता, मैं इसी से छत ठीक करने वाली हूँ और देखना इस बार छत मजबूत बनेगी, लेकिन मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। बताइए ना दीदी, मुझे क्या करना है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। कविता, मैं सोच रही हूँ कि घास फूस की छत हटाकर इस टीन को ही छत पर लगा दूं और घर के पिलर में लकड़ी बांधकर उस टीन की शीट को मोटी रस्सी की मदद से अच्छे से बांध दूं। दीदी, मुझे आपका आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए ऐसा ही करते हैं। मैं बनिए की दुकान से मोटी मोटी रस्सी ले आती हूँ, तब तक आप जंगल से जाकर लकड़ियाँ काट कर ले आइए। कविता बनिए के पास से रस्सी ले आती है और पूजा जंगल से लकड़ी काट कर ले आती है। फिर दोनों बहुएं मिलकर अपनी झोपड़ी के पिलर में लकड़ी बांधती हैं और फिर कविता छत पर जाकर छत की सारी घास हटा देती है। पूजा दीदी, मैंने छत से सारी घास हटा दी है, अब आपको जिस तरह से भी टीन की शीट लगानी है आप लगा दीजिए। ठीक है, मैं छत पे जा रही हूँ, मैं तुमसे जो मांगूंगी तुम मुझे वो दे देना। पूजा छत पर चढ़ जाती है। कविता टीन की शीट को उठाकर पूजा को दे देती है। पूजा टीन को अच्छे से पिलर में मोटी रस्सी से बांध देती है क्योंकि कविता ने उससे पहले ही छेद कर दिया था। थोड़ी देर में पूजा पूरे छत को टीन की शीट से कवर कर देती है। अरे वाह बहू, अब तो ये झोपड़ी बिल्कुल घर जैसी लग रही है। तुमने तो सच में बहुत अच्छा किया है। देखने में तो ये ठीक ही लग रहा है, पता नहीं जुगाड़ काम करेगा या नहीं। पूजा दीदी, आपका आइडिया तो सच में बहुत अच्छा था। टीन की शीट से हमारे घर की छत बन गई और देखिए धूप में ये गर्म होकर घर को भी गर्म रख रही है। घर की छत ठीक करने में किसी को भी समय का पता नहीं चलता और देखते ही देखते शाम हो जाती है। अनिल और रोहित दोनों घर आते हैं और अपनी झोपड़ी की छत को देखकर हैरान हो जाते हैं। क्या बात है, हमें तो लग रहा था कि आज रात भी हमें ठंड से कांपते हुए बिताना होगा, लेकिन आप दोनों ने तो अपने ससुराल का नक्शा ही बदल दिया है। क्या बात है, अनिल जी परेशान लग रहे हैं। क्या आपको हमारा जुगाड़ अच्छा नहीं लगा? अनिल आज कुछ ज्यादा ही उदास लग रहा था। उसे ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही थी। वो बिना किसी को कुछ कहे घर के अंदर जाता है और चटाई पर बैठ जाता है। अनिल को परेशान देखकर पूरा परिवार घर के अंदर आता है और फिर, क्या बात है बेटा, आज तो बड़ा परेशान लग रहा है। अपनी माँ को भी नहीं बताएगा क्या हुआ है? माँ क्या बताऊं, आज जब हम गैराज में काम करने के लिए गए तो मैनेजर ने हमें अपने पास बुलाया और कहा कि गैराज के मालिक ने गैराज को किसी और को बेच दिया है। वो आदमी गैराज वाली जगह पर शॉपिंग मॉल बनाने वाला है। मतलब आपका काम चला गया? अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे गुजारा करेंगे अपना, वो भी इतनी ठंड में? इसीलिए मैनेजर ने हमें हिसाब करके थोड़े बहुत पैसे दिए हैं। मैंने और भैया ने अपने साथ बैग भर के राशन का सामान लाया है, जिससे कुछ दिनों तक का राशन का इंतजाम हो जाएगा। जेठानी जी, माँ जी, अभी हमारे पास कुछ दिनों तक का राशन है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। बेटा, जो हो गया सो हो गया। एक काम करो, फिलहाल के लिए तो मुंह हाथ धोकर फ्रेश हो जाओ और बहू ने जो खाना बनाया उसे खा लो, फिर अगले दिन जाकर कोई और काम खोज लेना। अभी हफ्ते भर तो राशन में कोई परेशानी नहीं आएगी। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है, आप लोग सभी बैठकर खाना खा लीजिए। पूजा और कविता अपने सास ससुर और पति को खाना निकाल कर देती हैं और बच्चों को खाना खिलाती हैं। खाना खाने के बाद सभी सो जाते हैं और आधी रात को बर्फ का तूफान आता है। तूफान इतना तेज होता है कि पास का एक खंभा सीधे उनकी झोपड़ी पर गिरता है और उनकी झोपड़ी टूट जाती है। हे भगवान, अब ये क्या हो गया, हमारा पूरा घर टूट गया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अरे लग रहा है जैसे आज की रात हमारी आखिरी रात है। इतनी ठंड में हमारे सिर पर छत नहीं है। अरे आज शायद इस ठंड में हमारी कुल्फी जम जाएगी। आप लोग इतना ज्यादा परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपको तो खुश होना चाहिए कि आज पूरी की पूरी झोपड़ी हमारे ऊपर भी गिर सकती थी, लेकिन पूरी झोपड़ी दूसरी तरफ गिरी, जिससे किसी को चोट भी नहीं आई। झोपड़ी टूट जाने के बाद पूरा परिवार ठंड में कांपते हुए वहीं रात बिताता है। पर सुबह होते ही, माँ जी, ससुर जी, अनिल जी, रोहित, कब तक हम लोग ऐसे ही अपने टूटे हुए घर में रहेंगे? ऐसे खुले में रहने से बच्चों को और भी ज्यादा ठंड लग सकती है।
दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, चलकर पड़ोस के इलाके में कोई किराए का घर देख लेते हैं। पड़ोसी तो हमें जानते ही हैं, शायद हमें रहने का कोई ठिकाना मिल जाए। पूजा और कविता दोनों अपने पतियों के साथ किराए पर घर ढूंढने के लिए चली जाती हैं। वहीं टूटे हुए घर में कमला, रमेश और दोनों छोटे छोटे बच्चे थे। बहन जी, क्या हमें आपका घर किराए में मिल सकता है? हमारी झोपड़ी टूट गई है। मैं किसी को भी कमरा ऐसे नहीं देती, आपको रहने से पहले एडवांस देना पड़ेगा। देखिए, एडवांस तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ दिन में आपको आपके सारे पैसे दे देंगे। एडवांस नहीं दोगे तो कमरा भी नहीं मिलेगा। इस तरह पूजा, कविता और उनके पति मिलकर कई जगहों पर रहने की जगह ढूंढते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें बिना एडवांस के घर पर रहने की जगह नहीं देता है। चारों निराश होकर अपने घर की तरफ लौटते हैं। तब अब हम लोग क्या करेंगे? कोई हमें रहने के लिए कमरा नहीं दे रहा है, और ठंड में बाहर रहे तो हम आइसक्रीम की तरह जम जाएंगे। अच्छा, लग रहा है जैसे मुझे भी ठंड लग गई है। अच्छा रोहित जी, ठंड तो मुझे भी बहुत लग रही है। पूजा बात तो सही कह रही है, इतनी ठंड में बाहर रहना बिल्कुल भी सही नहीं है। हमें कुछ तो करना पड़ेगा। सबको इस तरह खांसते छींकते देखकर अनिल उदास हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। कल मैनेजर पैसे देते वक्त एक पुरानी डबल डेकर बस को भंगार में बेचने की बात कर रहा था। अगर मैं उनसे बात करूं तो शायद वो बस हमें दे देंगे। अगर आप बस ले आते हैं तो हम उसे रहने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम बस के अंदर ठंड नहीं लगेगी। हम जुगाड़ू बहू हैं, उस बस को अपना चलता फिरता ससुराल बना लेंगे। पूजा और कविता घर चली जाती हैं। वहीं अनिल और रोहित दोनों ठंड में हाथ घिसते हुए अपने काम करने वाली जगह पर जाते हैं। दोनों भाइयों को देखकर मैनेजर, अरे भाई अनिल, रोहित, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, यहाँ अब कोई काम नहीं है, यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। तुम लोग घर चले जाओ। सर, हम लोग यहाँ काम के लिए नहीं आए हैं, हमें आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? देखो, बताओ मैं तुम लोगों के लिए क्या मदद कर सकता हूँ। मुझसे जितना हो पाएगा मैं तुम लोगों के लिए करूँगा। सर, कल रात हमारी झोपड़ी पर खंभा गिर गया, जिससे हमारी पूरी झोपड़ी टूट गई। अब हम लोगों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, और बिना एडवांस के कोई हमें रहने के लिए कमरा भी नहीं दे रहा है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं। उनको लेकर अगर मैं ठंड में बाहर रहा तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। देखो, तुम दोनों भाई बहुत ईमानदार हो। अब तक तुमने गैराज में बहुत ही मेहनत से काम किया है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। सर, हमें आपसे पैसों की मदद नहीं चाहिए। अगर आप हमें वो डबल डेकर बस दे देते जो आप भंगार में बेचने वाले हैं, तो हमारे रहने का जुगाड़ हो जाता। अगर आपको उसके बदले कुछ पैसे चाहिए तो वो हम आपको धीरे धीरे दे देंगे। अरे, वो डबल डेकर बस वो मेरे किसी काम की नहीं है। मालिक तो कब से कह रहे हैं कि उसे हटाने के लिए। एक काम करो, तुम लोगों से ले लो, और तुम्हें पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। थैंक यू सर, आपने हमारी इतनी मदद की। आपको नहीं पता आपने हमारी कितनी बड़ी परेशानी दूर कर दी है। अनिल और रोहित दोनों डबल डेकर बस में जाते हैं और उसे अच्छे से चेक करना शुरू करते हैं। बस के इंजन में कुछ खराबी थी और उसके 1-2 पार्ट्स मिसिंग होते हैं, तो अनिल और रोहित काम चलाने लायक बस को ठीक करते हैं और फिर उसे लेकर अपने घर के पास आ जाते हैं। बस को देखकर, अरे वाह, चलो इस कलमुही ठंड से पीछे छूटा। अब हम लोग इस बस में रहेंगे। ठंड की वजह से शायद तुम लोगों का दिमाग काम करना बंद हो गया है। भला बस में कोई रहता है क्या? और देखो ये कितनी पुरानी बस और इसमें कितनी गंदगी है। माँ जी, गैराज में इतने सालों तक रखे रहने की वजह से इसमें धूल मिट्टी जम गई है। मैं और दीदी जाकर अभी इसमें डस्टिंग और पोछा कर देंगे तो ये चमकने लगेगी। पूजा और कविता मिलकर पहले पूरे बस में अच्छे से डस्टिंग करती हैं और फिर पूरे बस को सरफ वाले पानी से पोंछती हैं। पूजा दीदी, मेरे तो हाथ सुन पड़ गए हैं, इतनी ठंड ज्यादा लग रही है। बच्चों, मेरी भी हालत तुम्हारी तरह है, लेकिन हमें शाम होने से पहले इसे अच्छे से साफ करना पड़ेगा। कविता और पूजा मिलकर बस की सफाई करती हैं। अनिल जी और रोहित जी, आप दोनों अपने घर के पीछे रखे भंगार के सामान को ले आएंगे। देखिए, शायद उसमें आपको बस ठीक करने के लिए कुछ मिल जाए, और टीन की शीट बस की छत पर लगाकर उसे भी ठीक कर दो। अरे भाभी बिल्कुल सही बोल रही थी, इस भंगार में मुझे बस का वो मिसिंग पार्ट मिल गया। इससे बस ठीक हो जाएगी और सही से चलने लगेगी। रोहित सारा भंगार उठाकर लाता है। अनिल टीन की शीट को हथौड़े से मारकर उसे प्लेन करता है और वेल्डिंग करके उसे बस की छत से अच्छे से जोड़ देता है। वहीं रोहित वो मिसिंग पार्ट लाकर उसे बस के इंजन को ठीक करने लगता है। अनिल जी, देवर जी, लीजिए, आप लोग थोड़ा चाय पी लीजिए। आप लोग सुबह से काम कर रहे हैं। पूजा घर के बाहर खुली रसोई में सबके पीने के लिए चाय बनाती है। चाय पीने के बाद दोनों भाई वापस काम पर लग जाते हैं। वहीं पूजा और कविता धीरे धीरे अपना सामान बस के अंदर लेकर आती है। कुछ ही देर में बिल्कुल नई जैसी हो जाती है।
सभी लोग अपना सारा सामान और कुछ राशन लेकर बस में आ जाते हैं। अरे मेरे दोनों बेटे कमाल के हैं, उनके हाथ में तो सच में हुनर है। एक भंगार की बस को नई बस बना दिया। हाँ, हमारे बच्चों ने हमें ठंड में मरने से बचा लिया। हमारी जुगाड़ू बहुएं इसे जल्द ही अपने जुगाड़ से घर बना देंगी। अनिल रोहित मिलकर बस के नीचे और ऊपर वाली जगह से सारी सीटें निकाल देते हैं, जिससे उनके पास काफी जगह हो जाती है। सच में ये बस तो बहुत ही सुंदर लग रही है। हम लोग अपना बिस्तर ऊपर लगाएंगे और नीचे वाली जगह पर एक तरफ किचन और दूसरी तरफ बाथरूम बनाएंगे। दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इस ठंड का क्या करें? बस के अंदर तो ठंड रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कविता रुको, मैं कुछ करती हूँ। शाम हो गई थी, बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी। पूजा बस के बाहर आकर अपना चूल्हा बस के अंदर ले जाती है और साथ ही भंगार के सामान में से टीन का डिब्बा भी ले आती है। पूजा चूल्हा जलाती है। चूल्हा जलने से पूरी बस गर्म हो जाती है। हम लोगों ने सुबह से बस यहाँ खड़ी करके रखी है, लेकिन हम लोग ज्यादा देर तक इतनी बड़ी बस यहाँ नहीं रख सकते। भैया, मैंने बस के इंजन को पूरा ठीक कर दिया है, अब हम जहाँ चाहें बस को ले जा सकते हैं। वाह, तुम लोगों का तो इस ठंड में चलता फिरता जुगाड़ू गर्म ससुराल बन गया। बस को चलाकर किसी दूसरी जगह पर ले जाता हूँ जहाँ बर्फीली हवा न चलती हो। मामा देखो, तारे कितने सुंदर लग रहे हैं। टिम टिम तारा, ऊंचे नभ में चमकता तारा, हीरे जैसा जगमग करता, रात अंधेरे में राह दिखाता। दीदी, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। रोहित बस को चलाकर उसे उनके घर से काफी दूर दूसरे इलाके में ले जाता है। यहाँ काफी बड़ा जंगल था और काफी घने पेड़ थे। यहाँ हवा काफी कम चल रही थी। अनिल और रोहित बस के बाहर निकलकर आसपास देखते हैं कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं है, तो वहीं बस के अंदर मैंने सभी के लिए खिचड़ी बना दी है। चलो अच्छा है बहू, कम से कम हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। अनिल और रोहित बस के अंदर जाते हैं और अपने साथ 10-15 स्लीपिंग बैग ले आते हैं और कुछ कैंपिंग का सामान ले आते हैं। ये क्या ले आए आप लोग? अरे वाह, आप लोग ये स्लीपिंग बैग ले आए। हम लोग इसके अंदर घुसकर सो सकते हैं। शायद यहाँ कुछ लोग कैंपिंग कर रहे थे और अपना सामान यहीं छोड़कर चले गए, तो मैं उनके सामान को यहाँ उठा कर ले आया। ये तो बहुत सॉफ्ट और गर्म लग रहा है। आज बहुत दिनों बाद अच्छी नींद आएगी। इस तरह थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद सभी लोग बैठकर खिचड़ी खाते हैं और ऊपर जाकर स्लीपिंग बैग में सभी सो जाते हैं। पता नहीं बेटा ये सोने वाली चीज क्या है, लेकिन इसमें सोने में काफी आराम मिल रहा है। ये बैग तो काफी अच्छा है, लेकिन अभी भी बस में काफी ठंड लग रही है। पूजा सोने से पहले टीन के डिब्बे में जलता हुआ कोयला और सूखी घास रख देती है और इस तरह 2-3 अंगीठी बना देती है, जिससे पूरी बस गर्म हो जाती है और सभी अच्छे से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह पूरा परिवार बस के बाहर आता है। मैंने सुबह उठकर देखा इस जंगल में काफी अच्छी मोटी लकड़ियां हैं, तो मैं काट कर ले आया। ये आपने अच्छा किया। इससे हम 2 अलमारी बना लेंगे, एक कपड़े रखने की और दूसरा बर्तन रखने के लिए, और बाकी की लकड़ी से चेयर और सोफा भी बना लेंगे। दीदी देखिए, वहाँ कपास की खेती हो रही है और इस तरफ भेड़ की शरीर की रुई गिरी हुई है। हम सारी रुई लेकर इससे सबके लिए स्वेटर, टोपी, ग्लव्स, मोजा बना लेंगे और बाकी की रुई को खिड़कियों के कोने में लगा देंगे। सारे लोग अलग अलग होकर अलग अलग चीजें लेने के लिए चले जाते हैं। रोहित और अनिल कपास काट कर लाते हैं, तो वहीं पूजा और कविता भेड़ के बालों को इकट्ठा करती हैं। पूजा के कहने पर रोहित और अनिल पहले 2 अलमारी बनाते हैं और फिर सबके बैठने के लिए सोफा बनाते हैं। सोफा तो ठीक है, लेकिन इसमें बैठने के लिए हमें कुछ सॉफ्ट सा गद्दा जैसा बनाना होगा। दीदी, हम लोग अपनी पुरानी साड़ी को फोल्ड करके सिलकर उसमें कपास और भेड़ की रुई को मिलाकर अच्छा सा सोफा बना सकते हैं। कविता फटाफट से साड़ी को 3 कोने से सिलती है, फिर उसमें कपास और रुई डालकर सुंदर सा सोफा का गद्दा बना देती है। सोफा तो बड़ा सुंदर लग रहा है। गुड जॉब पत्नी जी। कविता, इस जंगल में गोंद का पेड़ था, मैं उससे गोंद निकाल कर ले आती हूँ। चलो अब बस की खुली जगहों पर रुई लगा देते हैं। पूजा और कविता मिलकर बस के हर कोने में जहाँ से हवा आ रही थी वहाँ रुई में गोंद लगाकर उसे चिपका देती हैं। रुई लगा देने से ही ठंड तो गायब हो गई है। देखिए, मुझे स्लीपिंग बैग में से ये छोटा सा हीटर मिला, मैंने इसे ठीक कर दिया तो ये काम कर रहा है। अब तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगने वाली है। अनिल जी और देवर जी ने टीन की दीवार बनाकर बस में बिल्कुल वैसा ही बाथरूम बनाया है जैसा मैंने कहा था। पूजा नदी से पानी लाकर चूल्हे में लकड़ी जलाकर पानी गर्म करती है और फिर सभी गर्म पानी से नहाते हैं। अनिल जंगल से बहुत सारी लकड़ी काट कर ले आया था, तो लकड़ी की भी कमी नहीं थी। अरे वाह, ये तो हमारा चलता फिरता गर्म ससुराल बन गया। बिल्कुल सही। और अब हम लोग अपनी बस लेकर दूसरे शहर जाएंगे, वहां जाकर पैसे कमाएंगे। इस तरह दोनों बहुएं ठंड में अपने चलते फिरते गर्म जुगाड़ू ससुराल में खुशी से रहने लगी और उनकी सारी परेशानियां दूर हो गईं।